ओके। हेलो एवरीवन। आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में टॉपिक वाइज समझेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया क्यों गया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया आए 1600 ईस्वी में एज अ ट्रेडर, व्यापार करने के उद्देश्य से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल गुड्स अवेलेबल थे जैसे कि स्पाइसेस हो गए और अदर वैल्यूएबल गुड हो गए, कॉटन। सो दे यूज टू डू ट्रेड ऑफ ऑल दोज वैल्यूएबल गुड्स। जब वो इंडिया आए, क्योंकि उन्हें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, जो कि ब्रिटिश की क्वीन थी, चार्टर ग्रांट किया गया था जिसमें उन्हें व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे। तो वो इंडिया आकर व्यापार करने लगते हैं। एक लंबे समय तक वो व्यापार करते हैं जिसमें वो राजाओं महाराजाओं से बना कर रखते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते रहते हैं ताकि उनके ट्रेडिंग राइट्स ना छीने जाए और उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिलती रहे। एक लंबे समय तक व्यापार करने के पश्चात 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अब ये बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, इसके कई कारण थे। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी इंडिया में, वो कॉमर्शियल फंक्शन को एक्सरसाइज करने के अलावा पॉलिटिकल फंक्शंस में जो नवाब थे इंडिया के, जैसे कि नवाब ऑफ बंगाल थे, मोस्टली इनके अफेयर्स में क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी। और उन जो बंगाल के नवाब थे उन्हें एक पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाह रही थी अ, अपने को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, वो इस बात से अग्री नहीं करते थे। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और जॉइंट फोर्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सिराउद्दौला और मुग़ल एम्पायर शाह आलम सेकंड। चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर बैटल ऑफ बक्सर में विजयी होती है तो एक ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में साइन होती है। तो आइए अब हम इस ट्रिटी के बारे में समझते हैं। इस ट्रिटी में कौन कौन से राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलते हैं। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 1765 में साइन हुई थी, इसने जो है दीवानी राइट दिया। दीवानी राइट कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। बंगाल में क्योंकि जो मुग़ल जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब दीवानी राइट्स मतलब होता है कि राइट्स ओवर रेवेन्यू कलेक्ट करने का और सिविल जस्टिस प्रोवाइड कराने का। क्योंकि इन्हें रेवेन्यू का राइट प्राप्त हो गया था तो इन्होंने जो इंडियन पीपल जो थे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे, ये जितना मर्जी होता था उतना कर लगाते थे और कर नहीं देने पे पनिशमेंट देते थे उन्हें। जब इस बात का पता ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि कुछ रूल्स बनाए। कंपनी के जो बढ़ती पावर थी उसको कंट्रोल करने के लिए और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया के कुछ रूल्स बनाकर भेजे जिन्हें कंपनी को मानने पड़े। और ये जो रूल्स थे इन्हें कंपनी रूल के नाम से जाना गया, जो कि 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजे जा रहे थे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। हम इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो रूल्स बना के भेज रही थी और इसी बीच में 1857 ईस्वी में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, जिसे हम सिपाही म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अब इस रिवॉल्ट की वजह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंडियन पीपल थे जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, ये थी जिसमें मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का रिजल्ट ये हुआ कि क्राउन रूल जो था उसने डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली गवर्न करने लग गई ब्रिटेन से। ये क्राउन रूल जो चला वो 1858 से 1947 तक, क्योंकि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो यहाँ से जो है क्राउन रूल ख़त्म हो जाता है। क्राउन रूल के दौरान बहुत सारे एक्ट लाए गए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट,
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हम इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब चूँकि क्राउन रूल जो है वो कब तक चलता है, 15 अगस्त 1947 तक चलता है। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, तो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ताकि कोई भी एक पर्सन और कोई भी लीडर एक सुप्रीम अथॉरिटी ना बन जाए और फिर से हमें एक्सप्लॉइट करना ना शुरू कर दे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई 1946 में, जिसने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा क्या हो गया, लागू हो गया। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फ़ीचर्स जो हैं ब्रिटिश क्राउन के दौरान जो एक्ट आ रहे थे वहाँ से लिए गए हैं, और बहुत सारे फ़ीचर्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ गई बोरो करने की, या फिर तो इसका एक जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, एक बहुत देसी एग्जांपल लेते हैं। समझिए कि आपको कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं कि जो अदर्स लोग होते हैं उनके जो बेस्ट पार्ट होते हैं उनके प्रोजेक्ट के, उसको क्या करते हैं, आप देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं, और अगर वो आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसे मॉडिफाई करके या उसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करते हैं। तो सेम चीज़ जो थी वो लीडर्स जो थे माई कंट्री के, उनके द्वारा की गई, कि जो भी मतलब अच्छे फीचर्स थे अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे ले सकते हैं हम इक्वालिटी, फ्रीडम, ये क्या किए गए, बोरो कर लिए गए वहाँ से। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से फीचर्स बोरो किए गए थे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या बोरो किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ब्रिटेन से हमने ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों बोरो किया, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों बोरो किए गए, क्योंकि उनके पास जो है वो सेंचुरीज़ का एक्सपीरियंस था डेमोक्रेसी के साथ, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से बोरो किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में जो होता है, वोटिंग होती है, और वोटिंग करके एक मॉनिटर चूज़ करते हैं। फिर आपको जो भी कंप्लेन होती है, जो भी शिकायतें होती हैं, वो आप मॉनिटर को बताते हैं, और मॉनिटर जो है उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक इसी प्रकार पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम अपने वोटिंग के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और हमारी जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी हमें हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उन्हें सॉल्व करते हैं। हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हैं। हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स बोरो करने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, क्योंकि आज़ादी से पहले तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं थे, सभी को फ्रीडम नहीं थी, सभी के पास सारे राइट्स नहीं थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो हमारे जो सभी के फ्रीडम और राइट्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स लिया गया। जैसे कि सभी एज अ चाइल्ड आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास राइट टू प्ले ना हो, आपको खेलने ना दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व किए गए हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे सीरीज़ में, हम उनके बारे में जानेंगे। हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किया है, बोरो किया है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि समझिए, जैसे कि कोई नेता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव है, और या फिर गवर्नमेंट हो गई हमारी, तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी, तो वो पॉलिसीज़ किस तरह की होनी चाहिए, जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, या फिर वुमेंस के अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, गाइड करता है गवर्नमेंट को कि आपको किस प्रकार की पॉलिसीज़ बनानी है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि स्कूल के रूल्स जो होते हैं वो टीचर्स को गाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को हेल्प करने में ग्रो करें। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि हो गया स्कूल की बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये क्या होता है, ये होता है कि गवर्नमेंट कर रही है अपने सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं।
अब हमने कनाडा से लिया है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। तो कंट्री को यूनाइटेड और स्टेबल रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट होने पर स्टेट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सेंट्रल से अलग होने का डिसाइड करेंगे। इमेजिन अ गेम, ऐसे हम इस प्रकार के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक गेम को इमेजिन करो जहाँ कैप्टन जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि सभी प्लेयर्स जो हैं वो रूल को फॉलो करें। ठीक इसी प्रकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, मेक श्योर करती है कि जो सारे स्टेट्स हैं वो साथ में मिलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करें। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे और हमने क्या बोरो किया है, हमने जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविज़न बोरो किए हैं। अब इमरजेंसी प्रोविज़न बोरो करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, एक तो आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया के जो नेबरहुड में है वो मोस्टली कंट्रीज़ हैं जो कन्फ्लिक्ट में ही रही आई हैं इंडिया के साथ, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो इस सिचुएशन में हमें कभी भी इमरजेंसी प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कम्युनल रायोट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जिसकी इंटरनल इमरजेंसी के दौरान भी हमें इमरजेंसी प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार की सपोज़ यू आर इन अ स्कूल एंड फायर ड्रिल हो जाए तो आपके टीचर्स क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सेफली स्कूल से बचाने के लिए। इसी प्रकार गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेफ्टी ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमने यूएसएसआर से जो कि अभी रसिया है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बोरो किया है। What does it mean? Like, why is it beneficial? What was the profit? What is the profit which will it will be, what was the profit will be what will be the profit provided by USSR as a social economic justice? ओके हमने यूएसएसआर से सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बोरो किया है। वाई देयर वाज अ नीड टू बोरो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू रिड्यूस पॉवर्टी and to bring fairness or equality among the citizen of India. You can take an example like in your school management helps the child who cannot afford a book, or uh, so what they are doing that they are bringing fairness because you are already having a book and the other child is not, उस बच्चे के पास नहीं है। तो ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फेयरनेस ला रहा है। ठीक इसी प्रकार जो है वो हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करती है, पुअर पीपल की हेल्प करती है फेयरनेस लाने के लिए। और ओके तो हमने ये सारे फीचर्स क्या हैं वो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। आज हमने जो है वो सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा है। कल हम कंपनी रूल में जितने भी एक्ट हैं और क्राउन रूल में जितने भी एक्ट हैं उसके थ्रू कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक ब्यूटीफुल बिग बुक है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट पेजेस जो हैं अराउंड द वर्ल्ड उसको ऐड करके और हमारी खुद की स्टोरी को ऐड करके बनाया गया, और इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड एट द एंड इन टुडेज़ लेक्चर देयर वाज मेंशन अबाउट 1857 revolt. So what do you know about it? Please share your views. Thank you.